Good morning, students. Today I am continuing my lesson from page number 3, lesson number 2, Civics, Federalism. Yesterday I taught you what is federalism, and today I will teach you key features of federalism. Let us look at some of the key features of federalism. There are two or more levels of the government, यानी कि एक या एक से ज़्यादा स्तरों पर गवर्नमेंट होती है, यानी 1 और 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, बट ईच टायर हैज़ its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, लेजिस्लेशन मीन्स कानून बनाने, टैक्सेशन मीन्स कर वसूलने, टैक्स वसूलने का काम, और प्रशासन का उनका अपना अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है। इट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट इज द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स of the government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed. विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। फोर्थ पॉइंट, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of both the levels of the government. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। दोनों की अपनी सहमति होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की। फिफ्थ पॉइंट है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। कोर्ट्स के पास पावर होती है, वो दखल दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में भी दखल दे सकता है। तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकार के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो हाईएस्ट कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, वो ही भूमिका निभाएंगे अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो। सिक्स्थ पॉइंट इज sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. यानी कि वित्तीय स्वायत्तता, sources of revenue for each level, जो रेवेन्यू का सोर्सेज है, इनकम का सोर्सेज है, वित्त सोर्सेज हैं, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व की अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। राजस्व के, रेवेन्यू मीन राजस्व के अलग अलग स्रोत दोनों के लिए निर्धारित हैं कि दोनों की जो पैसा है वो कहाँ से आना है। उसके बाद है जी, देखिए आप सेवंथ पॉइंट, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज। यानी इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। ड्यूल मीन्स दोहरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो तरह के। एक तो है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी,
तथा इसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये आगे आपके एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, जो पूरी तरह से जहाँ फेडरल सिस्टम होता है उसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं। तो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट मीन आपसी भरोसा, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मीन्स साथ रहने पर सहमति। उसके बाद है आपका कि 2 काइंड्स ऑफ रूट्स हैं हमारे फेडरल सिस्टम में। फेडरेशंस जो होती हैं हमारी कितनी तरह की होती हैं? फेडरेशंस 2 तरह की होती हैं बेटा, एक कमिंग टुगेदर होती है फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ। द फर्स्ट रूट, जो पहला रूट है, इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। कहते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आती हैं कमिंग टुगेदर, पास आती हैं ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, कि एक बड़ी यूनिट को बनाने के लिए, सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। एंड दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा इसमें क्या बताया गया है कि दोनों स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी बताते हैं, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है ये। तो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर मीन्स फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले जो देश होते हैं वे आमतौर पर प्रांतों का सम्मान अधिकार होता है उन पर, उनमें, और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कि इन द फर्स्ट कैटेगरी द फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विस द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और सेकंड रूट क्या है हमारा? सेकंड रूट में कई बार बेटा 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जांपल बताओ कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका देशों के नाम लिखने होते हैं कि अगर 2 देशों के नाम पूछे जाते हैं 1 में तो आप 2 देशों के लिखोगे, यूएसए और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में से 2 लिख दोगे, ठीक है। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। कई बार आ जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की क्या डेफिनेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता क्या है। तो आपने बताना है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federations include USA, Switzerland and Australia. Second route क्या है इसका? The second route is where a large country decides to divide its power between its constituent states and the national government, जैसे कि हमारे देश में है। ये दूसरा रूट क्या है? संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका यह है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे कि भारत है, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, इसके उदाहरण हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 1 मार्क में आ जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में 2 देशों के नाम लिखो, तो आप लिखेंगे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, कोई से भी 2 देश ले सकते हैं। और कई बार आ जाता है कि व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होती क्या है ये, कि वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहाँ पावर्स डिवाइड हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में, उसको कहते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये बेटा एक नेपाल का जो है डिस्कस कर रहा है कि हमें फेडरेशन
फेडरलिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ये खगराज और सरिता और बाबूलाल और रमेश गणेश में एक कन्वर्सेशन है कि भाई कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो फेडरलिज्म पर ये जोर दे रहे हैं कि भाई फेडरलिज्म होना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री, वो दूसरा कहता है कि हमारी कोई इतनी बड़ी कंट्री नहीं है इसलिए हमें फेडरलिज्म की ज़रूरत नहीं है, जबकि फेडरलिज्म होना चाहिए। दैट इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ द